प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के अर्थशास्त्र की पुस्तक आर्थिक विकास की समझ के पाठ 2 के भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के भाग 4 करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन, फिर उत्पादन में तृतीयक क्षेत्रक का बढ़ता महत्व और फिर हमने ये भी देखा था कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग अल्प बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी के बारे में जान चुके थे। आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, यानी कि लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है। फिर आज के वीडियो के अंत में हम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के बारे जानेंगे, जो नरेगा के नाम से जाना जाता है। नरेगा के नाम के आगे महात्मा गांधी का नाम जुड़ जाने के कारण वर्तमान समय में इसका नाम मनरेगा हो गया है। इस तरह मनरेगा का अब पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आज के वीडियो का पहला टॉपिक देखते हैं, अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। तो लोगों के रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, इसके कुछ तरीकों के बारे में चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। लोगों के रोजगार की वृद्धि के लिए पहला तरीका ये हो सकता है, आइए जानते हैं वो पहला तरीका क्या है। हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर असिंचित भूभाग का उदाहरण लेते हैं। उसके परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा खर्च कर सकती है, या फिर क्या हो सकता है कि बैंक उसे ऋण प्रदान कर सकती है। तब क्या होगा, तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में एक दूसरी फसल गेहूं उपजाती है। आप लोग को पता है ये रबी फसल और खरीफ फसल क्या होता है? नहीं पता? चलिए पहले हम लोग रबी फसल और खरीफ फसल को जानते हैं। भारत में वे सभी फसलें जो सर्दी एवं बसंत ऋतु में होती है उन्हें रबी फसल कहा जाता है। यह अक्टूबर के अंत से मार्च या अप्रैल के बीच तक का समय होता है। रबी की फसलों को सर्दी की फसलों के रूप में भी जाना जाता है। अक्टूबर की महीना बीजों की बुआई का समय होता है, जबकि फसलों की कटाई मार्च एवं अप्रैल माह में की जाती है। उदाहरण के लिए गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, मसूर आदि रबी फसलें हैं। खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता का तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण धान, बाजरा, मकई, सोयाबीन, मूंगफली, रुई इत्यादि खरीफ फसलें हैं। अब हम मान लेते हैं कि लक्ष्मी अपने 1 हेक्टेयर गेहूं की फसल 2 लोगों को बीज डालने, पानी देने, खाद डालने और कटाई में 50 दिनों तक का रोजगार उपलब्ध करा सकती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी जमीन में रोजगार मिल सकता है। मान लेते हैं कि ऐसे कई खेतों की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नहर खोदी जाती है।
इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर प्राप्त हो सकेंगे और अल्प बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। तो ये था पहला तरीका। चलिए रोजगार वृद्धि की दूसरा तरीका के बारे में जानते हैं। अब माना कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं, उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की भी ज़रूरत होगी। इसके लिए उन्हें अपना उत्पाद नज़दीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार परिवहन एवं फसलों के भंडार पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच जाते हैं। इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें अब पानी की सुविधा उपलब्ध है, फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। इस प्रकार न केवल उत्पादक रोजगार बल्कि अन्य सेवाओं के कारण दूसरे रोजगार भी सृजित होंगे। लक्ष्मी की ज़रूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है। खेती करने के लिए उसे बीजों, उर्वरकों, कृषिगत उपकरणों और पानी निकालने के लिए पंप सेटों की भी ज़रूरत है। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सभी चीज़ों पर खर्च नहीं कर सकती, लेकिन यदि बैंक लक्ष्मी को उचित ब्याज पर ऋण दे दे तो वह ये सब चीज़ें खरीद लेंगी। तात्पर्य यह है कि पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख भी प्रदान करने की ज़रूरत है। अब आइए चलते हैं हम तीसरे तरीके की ओर। इस तरीका से हम अल्प बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह तरीका है कि अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों एवं सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकें। उदाहरण के लिए माना कि अनेक किसान अरहर और मटर यानी ये सभी दलहन फसलें हैं उपजाने का निर्णय करते हैं। इनकी वसूली और प्रसंस्करण क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग के लिए तथा शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसा ही उदाहरण है। आप लोगों के मन में खाद्य प्रसंस्करण को लेकर संशय बना हुआ है, चलिए पहले उसको दूर करते हैं। खाद्य प्रसंस्करण का अर्थ होता है खाद्य यानी खाने योग्य पदार्थ और प्रसंस्करण का अर्थ होता है यानी किसी पदार्थ को प्रोसेसिंग कर उसे उपयोग योग्य बनाना, यानी वैसे खाद्य पदार्थ जिसको हम खाने योग्य उपयोग कर सकते हैं। जैसे दाल की जो खेती होती है यानी कि वो अरहर से दाल बनता है तो पहले उसका प्रसंस्करण होता है, प्रोसेसिंग होता है, तब वो हमें दाल के रूप में मिलता है और फिर उसका हम लोग उपयोग करते हैं। बात आई समझ में। यहाँ आप मटर के प्रोसेसिंग को भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह मशीनों के माध्यम से मटर का प्रसंस्करण किया जा रहा है। फिर शीत भंडारण गृहों के खुलने से किसान अपने उत्पादों का भंडारण कर अधिक मूल्य पर बेच सकेंगे। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गांवों में हम शहद केंद्र की शुरुआत कर सकते हैं जहां किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सके। सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर और फल इत्यादि जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके के लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान करेगा। आइए अब रोजगार वृद्धि का चौथा तरीका देखते हैं कि किस तरह हम रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में विद्यालय जाने के
आयु वर्ग में लगभग 20 करोड़ बच्चे हैं। इनमें लगभग 2/3 ही विद्यालय जाते हैं, शेष विद्यालय नहीं जाते हैं। वे या तो घर पर रहते होंगे या उनमें से अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे होंगे। यदि ये बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें और अधिक विद्यालय भवनों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। योजना आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगार का सृजन किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे रोजगार का सृजन होगा और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी विचार कर सकेंगे। आइए एक और महत्वपूर्ण तरीके के बारे में जानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की आय में पर्यटन, शिल्प, हस्तकरघा या सूचना प्रौद्योगिकी आदि में रोजगार द्वारा वृद्धि हो सकती है। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना एवं सरकारी सहायता की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रति वर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। इन सुझावों को लागू करने के लिए अधिक समय चाहिए, अतः छोटी अवधि के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण उपायों की ज़रूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। इसे नरेगा के नाम से जाना जाता है। नरेगा का नाम बदलकर बाद में मनरेगा हो गया। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं नरेगा क्या है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार की गारंटी, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार का यह एकमात्र ऐसा एक्ट है जो रोजगार की गारंटी देता है। केंद्र सरकार ने 5 सितंबर 2005 को एक कानून पारित किया और इसे 2 फरवरी 2006 को लागू किया। यह योजना आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला के ग्राम पंचायत बदलपल्ली गांव से शुरू हुआ। यह योजना अपने पहले चरण में देश के 200 जिलों से शुरू हुआ। अपने दूसरे चरण में यह 1 अप्रैल 2007 को 113 जिलों में और फिर उसी के कुछ दिन बाद 13 मई 2007 को 13 और जिले में शुरू हुआ। तीसरा चरण 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण ग्रामीण भारत में शुरू हो गया। वर्तमान समय में इसका नाम नरेगा से मनरेगा रख दिया गया है। यह नाम 2 अक्टूबर 2009 में बदला गया था, जिसका पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। मनरेगा का उद्देश्य क्या है? आइए इसके उद्देश्य को जानते हैं। पहला, पर्यावरण की रक्षा करना। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुरक्षा की स्थिति को बेहतर बनाना। तीसरा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। चौथा, गांवों से शहरों की ओर पलायन को रोकना। और और एक उद्देश्य है सामाजिक समानता सुनिश्चित करना। आइए अब जानते हैं कि मनरेगा के अंतर्गत क्या क्या कार्य होते हैं। पहला, गौशाला निर्माण कार्य। दूसरा,
वृक्षारोपण कार्य, तीसरा भवन निर्माण कार्य, चौथा चकबंदी कार्य। चकबंदी वो होता है जिसमें बड़े छोटे छोटे खेतों को एक बड़े खेत के रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। पांचवा सिंचाई कार्य। अब आइए जानते हैं मनरेगा के क्या क्या प्रावधान हैं। इसका जो पहला प्रावधान है वो है कि गांव में रहने वाले प्रत्येक परिवार के वयस्क को जो कार्य करने में समर्थ है उसे 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। दूसरा प्रावधान, यदि किसी को 14 दिन तक रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार द्वारा उसे बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। तीसरा, जॉब कार्ड ग्राम पंचायत के द्वारा जारी किया जाता है। चौथा प्रावधान जो है वो इसमें महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाता है। पांचवा प्रावधान मनरेगा का जो है वो है इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। छठा प्रावधान, सप्ताह में 6 दिन कार्य करना होता है तथा प्रत्येक 7 से 8 घंटे कार्य करने का प्रावधान है। सातवां प्रावधान, अगर किसी व्यक्ति का कार्यस्थल घर से 5 किलोमीटर की दूरी से अधिक है तो उन्हें 10% अधिक मजदूरी मिलेगी। इसका 8वां प्रावधान जो है वो है कि प्रत्येक दिन की मजदूरी अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्धारित की गई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।